अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सदीक जान। इनसे बात करते हैं। सर, शुक्रिया सुहेब इकबाल ऑफिशियल को वक्त देने के लिए। वेलकम। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जो है वो हालिया जो केसेस हैं बड़ी शख्सियात के, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अच्छा सदीक जान साहब, ये बताइएगा जो आसफ़ अली ज़रदारी साहब के केसेस हैं वो कहाँ पहुँचे और इनका मुस्तकबिल क्या है? देखें, जरदारी साहब के केसेस के ऊपर मैं आता हूँ कि उनके केसेस कहाँ तक पहुँचे, लंबी तफसील है, लेकिन अभी तो ये है कि जरदारी साहब खुद कहाँ पहुँचने वाले हैं। जरदारी साहब अब इम्कानात हैं कि एक मरतबा फिर जरदारी साहब जो हैं वो सलाखों के पीछे पहुँचने वाले हैं, जेल जाने वाले हैं। और उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब के ऊपर बहुत से केसेस हैं। 3 केसेस में इन्होंने पहले ज़मानत लेने के लिए दरख्वास्त दायर की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो चलती रही। जिस दिन उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी उस दिन इनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, और फिर उसके चंद रोज़ बाद उनकी बहन अदीब फ़याज़ दालपुर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब उसके बाद ये होता है कि जरदारी साहब गिरफ़्तार रहे, जेल में रहे, पहले नैब की हिरासत में रहे, फिर जेल उनको शिफ्ट कर दिया गया, और उसके बाद जरदारी साहब जो हैं उन्होंने मेडिकल ग्राउंड के ऊपर ज़मानत ले ली। लेकिन एक केस ऐसा था जिसमें उनको ज़मानत जो है वो नहीं मिली हुई थी। वो उनका केस पेंडिंग था। पहले वो इंक्वायरी स्टेज पर था, अब वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है। और अब जब जरदारी साहब ने रजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने उस केस की समाअत की, उसके ऊपर नैब को कहा गया कि आप अपना फ्रेश जो है वो जवाब जमा कराएं। लेकिन हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को नैब ने उस केस में गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। जैसे ही नेक्स्ट हियरिंग होगी अक्टूबर के पहले हफ्ते में, उसमें जब नैब अपना जवाब दाखिल करेगी और नैब अदालत को बताएगी, अगर अदालत ने आसिफ अली जरदारी साहब को ज़मानत ना दी और उनकी दरख्वास्त ज़मानत देने की जो है वो प्री अरेस्ट बेल की मुस्तरद कर दी, और उनकी ज़मानत अगर उन्होंने कन्फर्म ना की, तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को कमरे अदालत से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जरदारी साहब का वहाँ पर आना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप प्री अरेस्ट बेल चाह रहे होते हैं तो जो अक्यूज़ होता है, जो मुलजिम होता है, उसका अदालत के सामने सरेंडर करना, अदालत के सामने मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। अब नैब की जो टीम है, चाहे वो जाज़ेब बरवाना साहब हों, आप देखते हैं कि वो इसमें पेश होते हैं, या ज़्यादा चांसेस हैं कि सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब पेश होंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस जरदारी साहब के सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी देख रहे हैं। तो इस केस में जरदारी साहब की गिरफ़्तारी या तो इसी जगह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त मुस्तरद होती हो जाएगी, या यहाँ से ना हुई तो फिर नैब जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी। लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो गिरफ़्तार होंगे। उसकी रीज़न ये है कि जरदारी साहब के लिए ना, जरदारी साहब का बाहर रहना बहुत मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि जरदारी साहब के जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जाली बैंक अकाउंट्स का केस है, ये इसमें टोटल 42 केसेस हैं। उसमें 4 में बरह रास्त वो मुलजिम है, बाकियों में ताने बाने जरदारी साहब तक पहुँचते हैं। अल्टीमेटली बेनिफिशरी जरदारी साहब हैं, उनमें भी जरदारी साहब का नाम आता जाएगा, और जितने जरदारी साहब के फ्रंट मैन हैं वो सारे इन केसेस में। और ये जो केसेस है जरदारी साहब की, इसलिए ये तो केसेस उस स्पीड पे चल नहीं रहे। अगर ये स्पीड से चलें तो जरदारी साहब की तायात नाअहली भी कन्फर्म है, उनकी जेल भी कन्फर्म है, उनका बचना नामुमकिन है। मैं नामुमकिन इसलिए कह रहा हूँ, मैंने मुश्किल आपको नहीं कहा कि अमूमन हम ज़ाहिर है अपनी साइड ज़रा सेफ रखने के लिए हम कहते हैं कि जी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नामुमकिन है जरदारी साहब का बाहर रहना। उन्होंने गिरफ्तार होने ही होने, ये 100% है। उसकी रीज़न ये है कि हमने जो ये केस सुना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जितने ठोस शवाहिद नैब के पास मौजूद हैं, जितना अच्छा काम इसके ऊपर नैब की पहले टीम ने किया, और उनसे भी बढ़कर जो JIT बनी थी, उस JIT ने जो काम किया ज़बरदस्त, सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी, उन्होंने जो काम किया उसमें उन्होंने ऐसे शवाहिद वो निकाल कर लाए हैं कि आप अंदाज़ा लगाएं कि उसी JIT रिपोर्ट से पता चला कि किन ठेकेदारों को ठेके दिए जा रहे थे, और वो ठेकेदार फिर किक बैक्स जो है वो जमा करा रहे थे फेक अकाउंट्स में, और वो जो किक बैक से फेक अकाउंट्स में आ रहे थे तो वो फिर वो किक बैक्स फेक अकाउंट्स पे आते हैं, और अल्टीमेटली वो जरदारी साहब और अदीब फ़याज़ दालपुर को मिल रहे थे। बिलावल हाउस के सदक़े के बकरों तक फेक अकाउंट्स के पैसों से आ रहे थे। बिलावल हाउस के जो वो हैं मुलाजमीन हैं, मुगीस साहब ये लीजिएगा, जो इनके हैं जरदारी हाउस के मुलाजमीन हैं, उन मुलाजमीन का जो उनकी तनख्वाहें हैं वो भी फेक अकाउंट से दी जा रही थी, ओमनी ग्रुप के अकाउंट से दी जा रही थी। तो इन सारी सूरत हाल में जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, सबूत मौजूद है, तो आप उन सबूतों को कैसे डिनाई कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, आप एविडेंस मौजूद है, चेक मौजूद हैं, ट्रांजैक्शन मौजूद हैं, तो आप नहीं पढ़ सकते, गवाहान मौजूद हैं। और फिर जरदारी साहब के लिए काम उस वक्त भी ख़राब हुआ कि जरदारी साहब जो हैं वो उनके केस में बहुत से वादा माफ गवाह सामने आ चुके हैं। उसमें बहुत सारे आप ये समझिए कि वादा माफ गवाह के अलावा
जिन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है प्ली बार्गेन करते हुए, वो सामने आ चुके हैं। और बाज़ के सामने तो ऐसे ऐसे शवाहिद आ गए हैं कि वो इनकार नहीं कर सकते। तो जरदारी साहब का सियासी मुस्तकबिल जो है, उनकी इंतखाबी जो सियासत है उसका मुस्तकबिल तो 100% तारीख है। बाकी सियासत का आप नहीं कह सकते, क्योंकि कई लोग लंदन से बैठ के जमातें चला रहे हैं। जेल भी जरदारी साहब चले जाएंगे तो हो सकता है वहाँ से वो चलाएं, लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब की हिकमत अमली ये है कि उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो बिलावल को ट्रांसफ़र कर दी हैं। अभी भी हमने देखा कि जो ABC हुई वो बिलावल ने उसकी मेज़बानी की, और मौजूदा वक्त के चंद एंकर्स और सहाफ़ियों के इनकलाबी लीडर नवाज शरीफ जो हैं वो भी बिलावल की खुशामदें कर रहे थे। उस बिलावल की जिस बिलावल ने कहा था कि नवाज शरीफ का असल बाप ज़ियाउल हक है। ये अल्फाज हैं बिलावल के कि नवाज शरीफ का असल बाप ज़ियाउल हक है। हालांकि हम भी जब नवाज शरीफ साहब पे तनकीद अगर करनी हो तो हम कहते हैं कि उनके रूहानी वालिद हैं, वो उनको कहा करते थे कि मेरे वालिद हैं, मैं उनका मिशन आगे बढ़ूंगा। लेकिन बिलावल कैटेगोरिकल कहते हैं कि असल बाप उनका ज़ियाउल हक है। ये वो बिलावल कहा करते थे उनके बारे में। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से लगा कि जरदारी साहब जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें गिरफ्तार होने वाले हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा जो है देखिए, ये सारे केसेस मनी लॉन्ड्रिंग हैं। फ़र्क ये है कि कोई किसी में 1 अरब की ट्रांजैक्शन है, किसी में 8 अरब की ट्रांजैक्शन है। ये जिसमें उन्होंने गिरफ्तार होने वो 8 अरब की ट्रांजैक्शन है, और वो केस इनके लिए इसलिए ज़्यादा डेंजरस है कि इसी केस में मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक प्ली बार्गेन कर चुके हैं। प्ली बार्गेन का वाज़ेह मतलब यही होता है कि आप एतराफ़ करते हैं कि हाँ मैंने 2 नंबरी की है, हाँ मैंने चोरी की है, हाँ मैंने डकैती की है, हाँ मैंने गैर कानूनी काम किया है, और मुझे बताएं मेरे कितने पैसे बनते हैं जो कौमी ख़जाने में मैंने जमा कराने हैं। फिर नैब डिटरमिन करता है, नैब उसका जायज़ा लेके और नैब की जानिब से बताया जाता है कि जी आप की जो लायबिलिटी बनती है वो इतनी बनती है और ये आप पैसे वापस करें। ये वो केस है जिसमें जैन मलिक इतराफ़ जुर्म कर चुके हैं, प्ली बार्गेन कर चुके हैं। जैन मलिक टोटल 6 केसेस में प्ली बार्गेन कर चुके हैं 9.5 अरब रुपए की। आप मुझे बताएं 9.5 अरब जो है वो कहना आसान है कि 9.5 अरब रुपए जो हैं वो रखे गए, वो प्ली बार्गेन किया उसकी जैन मलिक ने 6 केसेस में, अभी बाकी खुलने हैं, यानी उन्होंने उनमें वापस कर रहे हैं 9.5 अरब। और हमारे यहाँ अमूमन एक तासुर ये भी है और ये किसी हद तक दुरुस्त भी है कि नैब जो है उसमें बहुत कम पैसे लेके और प्ली बार्गेन कर ली जाती है। यानी आप 30 अरब 40 अरब 50 अरब की करप्शन करें और 5-7 अरब नैब को दे दें, और आप वो अपनी जो ब्लैक मनी है वो नहीं, वो वैसे अब नैब का तो मौक़िफ़ ये होता है कि नहीं, नैब का मौक़िफ़ ये है कि जितनी लायबिलिटी बनती है हम तो उससे ज़्यादा पैसे लेते हैं। यानी अगर एक बंदे के 7 अरब बनते थे तो हमने जुर्माना भी डाला, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, हम 9.5 अरब ले रहे हैं। ये नैब का मौक़िफ़ होता है। इसमें मुझे नहीं पता नैब का मौक़िफ़ क्या है, लेकिन मैं आम तौर पर आपको बता रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें सामने आती हैं वो यही होती हैं कि आप 50 अरब की करप्शन करें और 2-4 अरब आप दें और आप अपनी हराम की कमाई को हलाल कर लें कानूनी तौर पे। बाकी अल्लाह की बारगाह में तो 1-1 रुपये का हिसाब देना होगा। अच्छा, जरदारी साहब का जो है वो मौक़िफ़ इन दिनों सामने आ रहा है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, तो इस वजह से जो है उन पर नैब गहरा तंग कर रहा है और इसके पीछे जो है हुकूमत है। इस पर आप क्या कहेंगे? मिसाल मुनासिब नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा समझाने के लिए बात कोई थोड़ी सी नामुनासिब जो है वो मिसालें देनी पड़ती हैं। वो एक ख़ातून ने तय किया कि उसने घर से भागना है, तो उसने एक दिन पहले घर वालों को खाना खाते हुए कहा कि आज ये हम दस्तरखान पे 8 लोग बैठे हैं तो कल 7 लोग होंगे, एक बंदा कम होगा कल। तो रात को वो भाग गई। अगले दिन जब वो बैठे खाना खाने 7 लोग थे, उन्होंने कहा जो भी है, लेकिन थी बड़ी नज़र वाली, दूरअंदेश थी बड़ी, उसके पास उसकी निगाह बहुत दूर तक देखती थी। उसने कल ही बता दिया था कि एक बंदा जो है वो कम हो जाएगा। तो जरदारी साहब की वही मिसाल है। जरदारी साहब को पता है, जब आपको अपने करतूत और कारनामे पता हो, आपको अपने केस की हसासियत का पता हो, आपको पता हो कि वादम आपको वहाँ आ गए हैं, आपको आपके वकील बता रहे होते हैं, बाहर जो मर्जी के आपको सच बता रहे होते हैं आपके वकील, तो उन्होंने बताया होगा कि जरदारी साहब मुमकिन नहीं है। तो ज़ाहिर है जो आप बोते हैं वो फिर आपको काटना पड़ता है। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इनके लिए जेलें कोई माने नहीं रखती। इनके लिए जेलें कोई मसला नहीं है। जेलों में मसला होता है सिर्फ आम पाकिस्तानी का, जिसने कोई छोटी मोटी चोरी की हो, डकैती की हो, जो बेचारा झूठे केसेस में अंदर हो, उसके लिए मसला होता है जेल काटना। कभी आप किसी को कहें, जो कि बहुत मुश्किल है, कि वो वीडियो सामने आ सकें कि खुर्शीद शाह साहब किस सूरत हाल में रह रहे हैं, आप देखेंगे तो यकीन करें आपका भी अल्लाह ताला माफ़ करे, अस्पताल से अल्लाह बचाए, लेकिन जिस तरह से वो रह रहे हैं
दिल करता है कि यार हमें किसी इस तरह के अस्पताल में शिफ्ट कर दो। मतलब जिस तरह से वो मुझे याद आ गया जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब की बात। कहते हैं मैं अपने एक अजीज़ की तीमारदारी के लिए गया पेशावर के किसी हॉस्पिटल में, तो कहते हैं मैंने वहाँ देखा कि बाहर सेटअप लगा हुआ है वो चर्सी तिक्के का लॉन में ना हस्पताल के। तो कहते हैं मैंने कहा ये चर्सी तिक्का और हस्पताल के लॉन में ये क्या चक्कर है। तो कहते हैं वो मुझे बताया गया कि वो फ़लाँ BBI की शख्सियत जो है वो फ़लाँ वार्ड में शिफ्ट है, तो उसके मेहमान क्योंकि आते हैं तो उनके लिए चर्सी तक्के की छोटी सी ब्रांच जो है वो यहाँ पे खोली गई है। और फिर आप देखें इस मुल्क का निज़ाम, आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सबसे ताकतवर शख्सियत, यानी आप देखें पहले ये बड़ा होता था कि ताकतवर शख्सियत कौन है मुल्क की, कोई कहता था प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता था नहीं प्राइम मिनिस्टर के पास बेचारे के पास इतना इख्तियार नहीं होता, आर्मी चीफ सबसे पावरफुल होता है, कोई कहता था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। लेकिन मुझसे अगर आप पूछें तो इस मुल्क में सबसे पावरफुल जो शख्सियत होती है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होता है, जिसने आइन की तशरीह करनी होती है, जिसकी अदालत में आर्मी चीफ का मामला भी उसी की अदालत में जाता है, उसने फैसला करना होता है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जाते हैं, शराब की बोतलें पकड़ते हैं शदील नाम अहमद साहब की, और बाद में वो शायद साबित हो जाती है। तो जिस मुल्क में ये सूरत हाल हो तो वहाँ भी क्या जेलें और क्या वो, इनको कोई मसला नहीं है। जरदारी साहब जाएंगे मेडिकल ग्राउंड्स पे अस्पताल में शिफ्ट हो जाएंगे, और अस्पताल भी कौन से में शिफ्ट होंगे, डॉक्टर आसिम वाले में। मज़े। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी नाजरीन, आसिफ जरदारी साहब के केसेस क्या मुस्तकबिल है, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से आपको तफसीली जो है वो ब्रीफ किया है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई कमेंट हो तो लाजमी बताइए।